वसुंधरा को हरियाली की चादर हम ओढ़ाएं, वृक्षारोपण हम कराएं, वृक्षारोपण हम कराएं। साहित्य जगत का कोहिनूर, अगर हम ऐसा भी कहें तो ये भी कम होगा। हमारे जावरा ने दिनकर सोनवलकर इस नाम से एक कोहिनूर हीरा पूरे विश्व को दिया। अमिताभ बच्चन जी से लेकर बड़े बड़े गीतकार और बड़े बड़े साहित्यकारों से जुड़े हुए जावरा के उस चमकते हुए सितारे का ही एक अंश और हमारे जावरा की शान आदरणीय श्री प्रतीक जी सोनवलकर आज हमारे साथ हैं। आइए हम कुछ ऊर्जात्मक संवाद उनसे करते हैं। सर, आपको नमस्कार है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जावरा से आपका क्या नाता है, जावरा से क्या जुड़ाव है, उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म रतलाम में हुआ 24 दिसंबर 68 को, जो जावरा जिस जिले में आता है। और मेरे पिताजी दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे जी। हम लोग वैसे दमोह के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में, सागर दमोह। मेरी मदर सागर की है, पिताजी दमोह के रहने वाले। हमारा वहाँ पैतृक राम मंदिर है जहाँ आज भी पूजा होती है। और पिताजी 1964 में रतलाम कॉलेज में आ गए थे ट्रांसफ़र करा के। दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे 1964 से 1970 तक। और उसी समय हरिवंश राय बच्चन 2 बार रतलाम उनके घर पर आए और घर पे रुके और रतलाम कॉलेज के गैदरिंग में उन्होंने मधुशाला का पाठ किया। और पापा ने हारमोनियम बजाई थी, बालकई बैरागी जी ने बेंजो बजाई थी। अच्छा। और शिव मंगल सिंह सुमन भी उस कार्यक्रम में थे जी। 1968 में मेरा जन्म हुआ रतलाम में और 1970 जुलाई में पापा का ट्रांसफ़र जावरा हो गया। अच्छा। भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जी। जावरा में हम 3 जगह रहे। जब हम आए तब यहाँ पिपलोदा रोड पे एमराल्ड हाइट हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ भी लगता है, वहाँ कुंदनमल भारती जी का कुआं हुआ करता था जी। वहाँ पे हम उनके मकान में किराए से रहे। उसके बाद 1 साल गौशाला रोड पे चत्तर निवास में रहे। उसके बाद 72 में जो यहाँ शासकीय आवास गृह है, विश्राम गृह के पास में ही सामने जी, कॉलेज के पीछे गवर्नमेंट क्वार्टर, उसमें रहे। तो मेरी पूरी पढ़ाई पहली से लेके एमएससी तक की जावरा में हुई। स्कूलिंग भी सुभाष स्कूल में पढ़ा, जो अभी सोलत मंजिल में लगता है, पहले बटालियन में था जी। फिर महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने 11th किया। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, हायर मैथमेटिक्स। बीएससी भी मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास रहा। एमएससी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया, फर्स्ट क्लास जावरा से जी। उसके बाद जब नौकरी के लिए शुरुआत की, बेरोजगार था, कई परीक्षाएं दी, बैंक की, एलआईसी की, कई जगह क्लर्क की परीक्षा के लिए उदयपुर गया, इंदौर गया, लेकिन कहीं चयन नहीं हुआ। बड़ा नर्वस भी हुआ। तो यानी आपका जो बचपन है वो जावरा में बीता और प्रारंभिक 12th तक की एजुकेशन सब उस समय 11th होता था, 12th नहीं था पूरा। तो ये सारा सफ़र तय करने के बाद आज आप जिस जगह पर हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सर अभी जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो होता है उसमें जो एक प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण महाविद्यालय है इंदौर में, उसके डायरेक्टर हैं। तो ये संयुक्त आयुक्त भी रहे हैं हमारे उज्जैन संभाग में। तो सर ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? मैं वही बता रहा हूँ कि जब नौकरी की जब खोज की तब ऐसा कुछ तय नहीं था। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूं, जैसे हमारे पापा थे वैसे ही प्रोफेसर बनूं और शांति की ज़िंदगी गुजारूं, संगीत के साथ, साहित्य के साथ। क्योंकि विरासत में मिला है तो शौक भी था लिखने, पढ़ने, गाने का। उनके साथ ही हमने मंच पे गाना और बैठना और बोलना सीखा पिताजी के साथ। तो इच्छा यही थी, लेकिन जो नीति कहते हैं कहीं भी ले जाती है। जब ऐसा लगा कि अब नौकरी ढूंढना चाहिए, पिताजी का भी रिटायरमेंट था 93 में, 89 में मैं एमएससी हो गया था। कई परीक्षाएं दी क्लर्क की, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद एलआईसी में जावरा में जो ब्रांच है नगर पालिका में, वहाँ मैं डेली वेजेस पे भी रहा। क्लर्क का काम किया मैंने 60 दिन। फिर नई दुनिया की एक विज्ञप्ति निकली थी, नई दुनिया में उप संपादक के पद के लिए विज्ञप्ति निकली थी 89 में। अच्छा। और उस समय एक चयन परीक्षा हुई थी, लगभग उस जमाने में 1500 लोगों ने आवेदन किया था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी पत्रकारिता की, लेकिन एक शौक था बचपन से लिखने पढ़ने का। मैं छपता भी था पत्र संपादक के नाम, और कई लेख मेरे नई दुनिया में छपते थे। उसका मुझे लाभ मिला। और वो परीक्षा 8 घंटे की हुई नई दुनिया की। इंदौर में एक होटल में थी, खाना पीना भी टेबल पे ही था। और वहाँ पे
8 घंटे का लगातार लिखित प्रश्न पत्र था, जिसमें निबंध थे, कुछ समाचार बनाने थे, कुछ अनुवाद थे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। तो वो परीक्षा दी तो उसमें मेरा चयन हुआ और 1500 लोगों में से 25 लोगों को उन्होंने साक्षात्कार के लिए बुलाया। हाँ। उसमें साक्षात्कार लेने वाले उस समय नई दुनिया के संपादक अभय छितलानी, राहुल बारपुते, विट्ठल नागर ऐसी हस्तियाँ थी जो बड़े लोकप्रिय थे। और इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। जो आखिरी 5 लोग उन्होंने लिए उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ गया था। उसमें मेरे साथ जो एक निर्मला बुराड़िया चयनित थी, वो आज भी नई दुनिया में नयिका की संपादिका हैं, अभी भी उसमें हैं। बाकी कुछ साथी उसमें थे, कुछ दूसरे अखबारों में चले गए, मैं उसमें था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि भाग्य आपका कहाँ ले जाता है। उसी समय जब बेरोजगार था तो लोक सेवा आयोग पीएससी की भी विज्ञप्ति निकली, तो सोचा कि ये भी भर दें, जहाँ भी हो जाए वहाँ नौकरी करना है। और उसी समय हायर सेकेंडरी स्कूल की वैकेंसी भी निकली थी ट्राइबल की, उसको भी भर दिया। तो अब आप संयोग देखिए कि जिस दिन मैं नई दुनिया में ज्वाइन करने गया, अच्छा। मुझे डेट याद है, वो 90 की बात है, नहीं 1990 की बात, मार्च या फरवरी की बात है। मुझे ज्वाइन करना था। मैं पूरा सामान लेके जावरा से, उस समय ट्रेन चलती थी, अभी भी शायद चलती होगी, अजमेर खंडवा, 12 बजे चलती थी, 5 बजे वहाँ पहुँचा और सामान लेके मेरे चाचा जी वहाँ रहते थे, उनके यहाँ रुका। दूसरे दिन मुझे ज्वाइन करना था, नई नौकरी की उत्साह भी था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो पीएससी की परीक्षा दी थी उसका परिणाम आ गया है। अच्छा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसका पैटर्न हमारी बैच से शुरू हुआ। उसके पहले केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होता था। अच्छा। प्रारंभिक परीक्षा के हमारा पहला बैच है। अभी तो रतलाम कलेक्टर है गोपाल डाट जी, वो भी मेरे साथ ही चयनित हुए थे। अच्छा। वो डिप्टी कलेक्टर बने थे, मैं बीडीओ बना था। अच्छा। तो हम वहाँ गए तो मेरा जो दोस्त जिसका इंजीनियर मेरे साथ हुआ था, जयप्रकाश पाराशर, वो अभी दैनिक भास्कर, हाँ जेपी पाराशर, वो पहले रायपुर में थे, अभी भोपाल आ गए वापस। हम दोनों साइकिल से लोक सेवा आयोग के दफ्तर गए, रेसिडेंसी। केवल ये हमें बिल्कुल ऐसा तय नहीं था कि हमारा होगा, क्योंकि हमने बिना तैयारी की परीक्षा दी थी। और परीक्षा में भी जो विषय था, मेरा विषय था ही नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट, लेकिन मैंने लिया था राजनीति शास्त्र। वहाँ गया तो हमने अपना वो रोल नंबर ढूंढा ऑफिस में, तो उस जमाने में मोबाइल या वो सुविधाएं नहीं थी, टेलीफोन भी नहीं थे। तो जैसे ही नंबर देखा तो जयप्रकाश पाराशर का सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो उसके आगे पीछे मेरा भी रोल नंबर था, तो उसने कहा कि अब तुम्हारा क्या है। तो विश्वास हमको भी नहीं था, लेकिन देखा तो मेरा भी चयन उसमें हो गया। जैसे ही मैं घर आया तो मेरे चाचा जी जो उस समय रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर थे सेल टैक्स, पिताजी के बड़े भाई, उनसे मैंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ तो नौकरी लग गई है। तो उन्होंने मुझे डांटा और ये कहा कि सरकारी नौकरी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छी है, और पत्रकारिता में तुम जाओगे, हो सकता है कि प्रबंधन से तुम्हारे अगर संबंध अच्छे ना हो, तुम समझौते ना कर पाओ, जैसे अक्सर करने पड़ते हैं, हो सकता है तुम्हें निकाल दें, तो तब तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि काश मैं उस समय सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता। यानी वो एक बहुत जो ऐसा मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था, डिसीजन लेना था, जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और आप देखिए उस समय मैंने उस नौकरी को ज्वाइन करने के पहले एक बॉन्ड भर दिया था। उस बॉन्ड में ये शर्त थी नौकरी ज्वाइन करने के पहले कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं बीच में, तो आपको जो वेतन मिला उसके अलावा 14% ब्याज आपको देना हो। तो ये शर्त थी, वो दस्तखत कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जब ईश्वर कोई मौका देता है तो शक्ति भी देता है साथ में। तो उस दिन हिम्मत आ गई। मैं तो उस समय केवल 21 साल का था। हिम्मत आई, मैं सीधे वापस नई दुनिया गया साइकिल उठा के। और अभय छितलानी जो उस जमाने में बहुत बड़ा नाम था, अभी भी है, संपादक थे वो, बराबर। तो मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि अभय जी, रात को 9:30 बजे की बात है, 8 बजे रिजल्ट आया। मैंने कहा अगर मैं बॉन्ड वापस नहीं लूँगा तो हो सकता है मुझे लीगल नोटिस मिले और आगे नहीं जा पाऊँ मैं। उनको मैंने पूछा तो बोले साहब वो तो उनके घर जाके आराम कर रहे हैं और किसी से मिलते ही नहीं। पता नहीं कैसे हिम्मत आई कि मैंने उनके लैंडलाइन पे फ़ोन लगाया और उस दिन उन्होंने फ़ोन उठा लिया, जबकि उठाते नहीं हो। यानी सारा कुछ होना था आपके साथ। और मैंने हिम्मत करके उनको बोला कि सर मैं ऐसा है, मेरा चयन हुआ और अब मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति मेरे लिए रात को 10 बजे नई दुनिया के दफ्तर आए साहब। और चूंकि इसमें एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि पिताजी से वो भी अच्छे परिचित थे। अच्छा। पिताजी बहुत छपते थे नई दुनिया में, उनके अभय जी भी उनके प्रशंसक थे। उस चीज़ का एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि वो आए। उन्होंने मुझे ये भी कहा, थोड़ा नाराज भी हुए, स्वाभाविक था। बोले कि आप जैसे बुद्धिमान लोग अगर उन्हें नौकरी नहीं करना थी पत्रकारिता की तो आपने परीक्षा क्यों दी। बात सही बात है। फिर मैंने उन्हें वही जवाब दिया कि जो सही था। मैंने कहा साहब मैं बेरोजगार आदमी हूँ, 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ,
और अब चूंकि सरकारी नौकरी का एक अवसर मिला है तो मैं कोशिश तो करूँगा साहब कि अब मैं उसमें पूरा जान लगा दूँ अपनी। तो उन्होंने फिर उस बात को स्वीकार किया। एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था बॉन्ड मेरे सामने ही फाड़ा। मैं उनकी महानता को प्रणाम करता हूँ। अगर वो उस समय चाहते तो मुझे नोटिस दे सकते थे। फिर मैं आया, कोठारी इंस्टीट्यूट जो उस समय था राजवाड़ा में, आज भी है, वहाँ से पीएससी के नोट्स मैंने लिए, क्योंकि परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा में केवल 2.5 महीने का समय था तैयारी का। और मेरे चूंकि दोनों विषय नए थे, मैंने साइंस नहीं लिया था, केमिस्ट्री नहीं लिया, मैंने लिया था राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र। क्योंकि राजनीति विज्ञान में मेरी बड़ी बहन प्रतीक्षा पाठक या प्रोफेसर थी, अभी धार में है, और पिताजी उस समय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो मुझे ये अंदाज था कि इनकी किताबें मुझे आसानी से मिल जाएंगी और मैं अच्छी तैयारी कर पाऊंगा। तो फिर मैं दूसरे दिन बस से यहाँ जावरा आया और 2.5 महीने मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया इसी क्वार्टर के, बहुत मन से पढ़ाई की। फिर ये लगा कि नहीं, अपने को निकाल ही लेना चाहिए, अवसर मिला है। वो फिर मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, उसमें चयन हुआ। फिर साक्षात्कार हुआ, करीब 40 मिनट साक्षात्कार चला, और उसमें भी फिर मेरा विकासखंड अधिकारी के पद पे चयन हुआ। और फिर पदोन्नति होते होते मैं आज इस पद पे बाबा महाकाली कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से, उनके पुण्य के कारण पहुंचा। तो सर, ये आपका जो आपने सारा सफ़र बताया, अब बाबूजी के बारे में बात करते हैं। उनके जीवन के बारे में बताइए कि वो जब जावरा आए तब क्या स्थिति थी, और कितने बड़े बड़े लोगों से या साहित्य जगत में उनका क्या योगदान है, वहाँ से आप थोड़ी सी यात्रा हमें बाबूजी की बताइए। तो मेरे पापा जो थे वो 1970, मैंने आपको बताया 1964 में वो रतलाम आए थे दमोह से। और उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प और संघर्ष में ही है। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया, साहित्य और हिंदी में भी किया, और साहित्य रत्न भी थे वो सागर से। आचार्य रजनीश उनके सहपाठी थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आध्यात्मिक जगत में भी जो एक बहुत बड़ा नाम है, ओशो, जिनका मूल नाम आचार्य रजनीश था, और वे भी सागर में जो है दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते थे। और उनके साथ में ही हमारे जावरा के स्वर्गीय दिनकर सोनवलकर जी भी पढ़ाई करते थे। तो वो यात्रा वहाँ से कैसे आई? तो हमारे परिवार में साहित्य संस्कृति की मतलब विरासत ये रही है कि हमारे जो दादाजी थे वो भी इन चीज़ों के शौकीन थे, साहित्य, कविता, संगीत की। यानी दादाजी से ही? हाँ, हालांकि वो लिखते नहीं थे, ना गाते थे, लेकिन उनको शौक था पढ़ने लिखने का। उस जमाने में वो वकील थे, बहुत नामी गिरामी दमोह के। और वो संस्कार, हमारे पिताजी 6 भाई और 4 बहनें, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पापा में आया वो संस्कार। और वो ऐसा आया कि फिर वो सन 1948 में जब 16 साल के थे तब पहली कविता उन्होंने लिखी, आया बसंत। अच्छा। वो कविता मेरे पास है, कभी आपको शेयर करूँगा। और उसके बाद वो जब लिखने लगे तो उस समय की जो पत्रिकाएं थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बरी, नवनीत, मतलब उनके साथ एक बहुत बड़ा ये अच्छा रहा कि उनकी कविताएं इतनी प्रभावी होती थी कि उनकी एक भी कविता ऐसी नहीं रही जो उन्होंने भेजी और वापस आई हो या नहीं छपी हो। ये धर्मवीर भारती का कथन है, जो धर्मयुग के संपादक थे। और ये हमें ये बात मुझे बालकवी बैरागी जी ने जावरा में बताई थी 2001 में। पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम था कि हिंदी में दिनकर सोनवलकर एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कोई भी कविता अखबार की दहलीज से वापस नहीं लौटी। क्योंकि जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने लिखा, और जैसा लिखा वैसा छपा, ये उन्होंने बोला था। तो वो उनका सफ़र शुरू हुआ, वो लिखते रहे, उनकी कविताएं छपती रही, वो प्रोत्साहित होते रहे। और एक बात हो रही है, हमारे परिवार में सभी को सुर में गाने का वरदान है, बिना किसी संगीत की शिक्षा के। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से सब लोग गा रहे हैं और अच्छा गाते हैं, ठीक ठीक गाते हैं। तो मेरे पापा गाते थे, वो तो दुष्यंत, उन्होंने तो मुकेश जी के साथ गाया है। सागर में एक बार मुकेश आए थे, का पार्श्व गाए। और विट्ठल भाई पटेल उनके जूनियर थे, जो गीतकार थे, बॉबी फिल्म के जिन्होंने गीत लिखे हैं, झूठ बोले कौवा काटे। तो उनके यहाँ पे मुकेश जी आए थे, और राज कपूर के मित्र थे। अमीन सयानी जो बिना का फेम थे, उन्होंने संचालन किया। और इंटरवल में पापा ने मुकेश जी के हारमोनियम पे उन्हीं का गीत गाया था, आंसू भरी जीवन की राहें। तब वो करीब 25-26 साल के थे। वो मुकेश जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा। और संयोग की बात है कि मेरी जो माँ है 84 साल की, वो भी बहुत अच्छी गायिका है। अच्छा। वो भी बहुत अच्छे नाटक करती थी। और उनका पिताजी से प्रेम विवाह इसी कारण हुआ, संगीत के प्रेम के कारण। वो भी सागर की हैं। और उनके जो पिताजी थे वो विट्ठल भाई पटेल के पिताजी के लीगल एडवाइजर थे, तो इसलिए भी इनका संयोग रहा, सब संयोग मुलाकात हुई। फिर पापा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए खंडवा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज खंडवा। अच्छा। 1956 से 58 तक। लेकिन उनका जो स्वभाव था वो बड़ा यारबाज था। मित्र मंडली उनकी दमोह में बहुत थी, तो उनको वहाँ मित्रों की कमी लगी, तो नौकरी छोड़ के वापस दमोह आ गए, कॉलेज की उस जमाने की।
और दमोह में प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, वो भी प्रोफेसर को अपने हाँ, शौक या अपनी रुचि के लिए रुचि के लिए और दोस्तों के लिए कि दोस्त मेरे यहाँ नहीं है, छोड़ के आ गए शादी के बाद। और फिर जब 1964 में जब वापस पीएससी से विज्ञप्ति निकली प्रोफेसर की, तब उन्होंने आवेदन किया, फिर उनका रतलाम में हुआ चयन। अच्छा। फिर वो 64-70 तक रतलाम और फिर 70 से उनके मृत्यु तक अच्छा जावरा में रहे। 93 में वो रिटायर हुए। और उस दौरान मुझे भी याद है बचपन में जब से मैंने होश संभाला, यहाँ पर हमारा क्वार्टर यहीं सामने ही था डाकबंगला रोड पे। उसमें उस समय हरिवंश राय बच्चन तो खैर रतलाम में आए थे मेरे जन्म के पहले, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे नीरज जी, बाल कवि बैरागी, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, निर्भय हाथरसी, काका हाथरसी, ये सारे कवि, माया गोविंद जी सब हमारे घर पे ठहरते थे, यहीं भोजन करते थे। और चूंकि मैं उनका पुत्र था तो मुझे उनका सबसे ज़्यादा सानिध्य मिला। यानी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार जो है वो जावरा की धरती पर आते थे। हाँ, वो केवल दिनकर सोनवलकर जी कारण आते थे कि उनसे मिलना हो जाएगा जावरा में। क्योंकि जावरा क्या है कि एक तो मेन ट्रैक से कटा हुआ, ब्रॉडगेज तो था ही नहीं उस समय। रतलाम आते थे लोग और वहाँ से आते थे, और रोड बहुत खराब थे उस जमाने में, तो लोग केवल उनके कारण आते थे कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ के कवि सम्मेलन में आते थे। और रात रात भर बहुत अच्छे कवि सम्मेलन होते थे। आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि आपने तो देखा है वो पिपली बाजार में कवि सम्मेलन होता था, और रात को जो 10 बजे शुरू होता था सुबह 5 बजे तक चलता था। और एक गट्टू सेठ जो हलवाई है वो सबसे आगे बैठते थे, आपको याद होगा, बड़े शौकीन थे वो। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा। फिर जावरा में तो कहीं ना कहीं जावरा को जाना जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जावरा को दिनकर सोनवलकर जी के कारण भी जाना जाता था। साहित्य के क्षेत्र में उनके कारण ही जाना एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चन परिवार जो आज एक बॉलीवुड के एक बहुत बड़े चमकते सितारे हैं, तो वहाँ तक भी अगर जावरा और सोनवलकर जी का कोई नाम है तो वो आपके परिवार के कारण, उन्हीं के कारण। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े गौरव की बात है कि अमिताभ बच्चन ने दिनकर जी को सितार सुनाई है आधा घंटा। अच्छा। 72 में जब उनकी जंजीर रिलीज हुई थी उनके घर पे। हाँ। और उसी कारण से बच्चन जी और दिनकर जी के जो पत्र थे, उनके बीच बहुत पत्राचार हुआ, करीब 1000 पत्र रहे होंगे उस समय। और उनके फोटोग्राफ और साथ के तो वो लेके मैं बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी से मिला, उन्होंने मुझे बुलाया 2018 में। और मेरा बेटा था, बेटा भी मेरा कविता लिखता है, गाता है, अच्छा लॉ ग्रेजुएट है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा लिखती है, हम दोनों के 2 काव्य संग्रह आ गए, तीसरे की तैयारी है। और मेरी बिटिया कथक की अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना है। अच्छा। वो बहुत छोटी है, 20 साल की है, और अभी 4-5 साल पहले वो स्पेन और कोलंबो में कल्चरल ओलंपियाड में कांस्य पदक जीत के आई है 2 बार। यानी सारा परिवार जो है, माता जी भी गाती है, कला और साहित्य जो है कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो उस समय क्योंकि वो बच्चन जी के पत्र थे, तो अमिताभ जी ने मुझे बुलाया, मैं और मेरा बेटा गए, उन्होंने आधा घंटा हमसे बातचीत की। अच्छा। और काफ़ी लंबी उनसे बातचीत हुई, पुराने संस्मरणों को लेके, अनुभवों को लेके। महाकाल में जब उनके लिए महामृत्युंजय जाप हुआ था, कुली में जब वो घायल हो गए थे, मैंने उनको बताया। और उनको उज्जैन आने का आमंत्रण भी दिया। अच्छा। और उनको महाकाल का प्रसाद और सारी चीज़ें भेंट की, बड़ा अच्छा लगा। और अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उनसे मिलने के पहले मुझे भी लगता था कि पता नहीं वो कैसे होंगे, मिलेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा आधा घंटा हमको दिया, चाय पिलाई, सारी बातें हमारे सुनी, कुछ बातें उन्होंने भी कही। और ऐसा लगा कि वो व्यक्ति अभिनेता तो ही, लेकिन उससे बड़ा इंसान भी है, बहुत अच्छे इंसान है। अपनी पुरानी स्मृतियों को उन्होंने जो है आपके साथ साझा किया, बिल्कुल। तो ये सारा जो बाबूजी का जो जावरा का सफ़र रहा जी, तो ये इतना लंबा समय उन्होंने जावरा में निकाला। हाँ। तो आखिर ऐसा क्या उनको जावरा से प्रेम था, या उनको ऐसा क्या लगाव था कि इतना बड़ा नाम होते हुए भी वे जावरा में ही रहे? एक तो मालवा की जो संस्कृति, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मालवा की संस्कृति ऐसी कि एक बार अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ आता है, हाँ, तो यहाँ बस जाता है, बिल्कुल बस ही जाता है। हाँ, तो और विशेषकर जावरा में तो ऐसा होता ही। हाँ, तो उनको यहाँ के जो उनके लोगों का, शिष्यों का, मित्रों का जो उनको प्यार मिला, स्नेह मिला, और जो सम्मान मिला, तो फिर उनको कई ऑफर आए कि आप यहाँ से इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, या उज्जैन चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जमीन है। हालांकि वो थे बुंदेलखंड के दमोह के, लेकिन वो सब छोड़ के यहाँ आ गए और बोले अब मैं यहीं बसूंगा, यहीं रहूंगा। और फिर वैसा उन्होंने किया, क्योंकि उनको वैसा स्नेह भी मिला, और जो लोकप्रियता उनको यहाँ जावरा में मिली वो उसका कोई मुकाबला नहीं। उस दशक में उनको बहुत लोकप्रियता मिली, 30 साल तक, बहुत ज़्यादा। और आज भी हम जिस जगह पर बैठे हैं, जावरा का सर्किट हाउस है, और इस मार्ग का नाम भी जो है स्वर्गीय दिनकर सोनवलकर मार्ग के नाम से है। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे जावरा के लिए। तो सर, अब आप इस पूरे जो हमारा एक आपका जो
पारिवारिक जो वैल्यूज़ या जो पारिवारिक ख्याति आपकी बनी साहित्य में, कला में, या किसी भी तरह से नाम आगे बढ़ा, तो उसको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने एक दिनकर सृजन संस्थान रजिस्टर्ड किया है 2018 में। उसमें बाकायदा उसके बाइलाज हैं और उसमें हम हर साल साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधि करते हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना के कारण हम नहीं कर पाए, हमने ऑनलाइन वेबिनार किया, लेकिन 2018 से हमने कार्यक्रम शुरू किए। और पिताजी की स्मृति में सबसे पहला कार्यक्रम मैंने जावरा में किया था 2001 में। अच्छा। जब मैं रतलाम में पदस्थ था, उसमें बाल कवि बैरागी, तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी, पारस अकलेचा जी, तत्कालीन कलेक्टर प्रभात पाराशर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, और प्रोफेसर नईम, और काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। वो बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम था, जावरा कॉलेज में हुआ था। और उसी में उनकी अप्रकाशित रचनाओं का एक संग्रह मैंने निकाला था, स्मृति के पल जी। और उसी कार्यक्रम में महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने घोषणा की थी कि ये जो मार्ग जिस पे चल रहे हैं वो दिनकर सोनवलकर मार्ग कहलाएगा आज से। और बालकवी बैरागी उस समय राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने सांसद निधि से बरगढ़ में जो तालाब है लोहारी के आगे जी, वो पर्कुलेशन टैंक के लिए उन्होंने राशि दी, तो वो उनके नाम पे हो गया। लोहारी और पिपलोदी 2 गांव हैं, उसके स्कूल उनके नाम पे हुए। भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय जाराव का ग्रंथालय उनके नाम पर हुआ। और मैंने उनकी कई पुस्तकें जो उन्होंने खरीदी थी वो सुरक्षित रहें, इसके लिए मैंने उसे इस कॉलेज की लाइब्रेरी में लगभग 750 पुस्तकें मैंने डोनेट भी की थी। और कुछ जो उनका साहित्य है वो दुष्यंत स्मृति संग्रहालय भोपाल में जो बड़े कवियों और साहित्यकारों की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखता है, वो बहुत बड़ा काम वहाँ पे चल रहा है। उसमें हरिवंश राय बच्चन की भी पांडुलिपियाँ हैं, पत्र हैं, हमारे पिताजी की भी बहुत सारा साहित्य है। उसका उद्देश्य ये है कि लंबे समय तक वो उसको सुरक्षित रख पाएंगे जी। तो इसलिए हमने ये सब काम किया। दिनकर सृजन संस्थान के माध्यम से हम आने वाले साल में कई साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम हम करेंगे, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। और जो हमने प्रोग्राम किया था 2015 में, उसमें पुनः एक बार बालकवि बैरागी जी, कवि सरोज कुमार जी, नेहा शरद जी, ये लोग आए थे, काफी बड़े नाम जी। और 2018 में पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, कवि सत्यमोहन वर्मा जी और चंद्रसेन विराट जो अब नहीं रहे गीतकार, ये 3 लोग आए थे। और अब इस बार भी हमारी कोशिश है कि जो आशुतोष राणा है फिल्म अभिनेता जी, मेरी उनसे चर्चा हुई है, अगर उनकी अनुकूलता रही और कोरोना का असर कम हुआ तो वो भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, आप इस पूरे साहित्य की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आप भी बहुत अच्छे गीतकार हैं और मध्य प्रदेश शासन के लिए तो आपने गीत बनाई हैं, स्मार्ट विलेज के हो या उससे पहले भी आपने वृक्षारोपण का भी बनाया, मतदाता जागरूकता गीत भी मैंने बनाया हाँ। है। तो मैं सबसे पहले तो कुछ 2-4 पंक्तियाँ जो आपने पहले बनाए हैं, या जो कुछ ऐसी 2-1 पंक्तियाँ आप थोड़ा सा हमको सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक जो है बाबूजी की भी कोई 2-4 पंक्तियाँ आप हमें सुनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा सर। हाँ, अभी जो 2018 में मतदाता जागरूक जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, तो तत्कालीन जो कमिश्नर थे MB ओझा, जो अभी रिटायर हो गए ग्वालियर से जी, उनकी प्रेरणा से मैंने जो मतदाता जागरूकता के लिए जो अभियान चलता है शासन का, स्वीप एक्टिविटी, जिसमें आपको ये कोशिश करना होती है कि लोग मतदान करने आए ज़्यादा से ज़्यादा, घरों में से बाहर निकले, तो उसके लिए एक जागरूकता गीत मैंने तैयार किया। और इसका विमोचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कांताराव जी, उन्होंने किया था और सारे प्रदेश में वो गीत बजा। अच्छा, वो मैं उसकी एक धुन सुना रहा हूँ, मालवी में है थोड़ा सा जी, हमारी पूरी टीम है। सब करने चलो रे मतदान, ध्यान से सुनो सुनो, सब करने चलो रे मतदान, ध्यान से सुनो सुनो, सुनो सुनो रे भैया सुनो सुनो, सुनो सुनो रे भैया सुनो सुनो, करना सबको मतदान, ध्यान से सुनो सुनो। ऐसा ही हमने वृक्षारोपण पे भी मैंने गीत गाया था। वो मैं आपको उसको याद कर रहा हूँ। वसुंधरा को हरियाली की चादर हम ओढ़ाए, वृक्षारोपण हम कराए, वृक्षारोपण हम करा। ऐसे एक स्मार्ट विलेज गीत जो हमारे ग्राम पंचायतों की परिकल्पना की अच्छी आदर्श ग्राम पंचायत कैसी हो, तो तत्कालीन जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे गोपाल भार्गव जी, अभी लोक निर्माण मंत्री हैं, काफी अच्छा गीत था वो स्मार्ट विलेज की कल्पना का। वो भी मैंने कंपोज किया, गाया, उसको काफ़ी सराहना मिली। उसमें ये है स्मार्ट विलेज गीत है वो,
ग्रामीण विकास के गीत हम सबको मिलकर सुनाए, आओ स्मार्ट ग्राम बनाए, आओ स्मार्ट ग्राम बनाए। ये सब हम करते रहे चूंकि विरासत में है। बहुत बढ़िया सर, मतलब शासन को अगर कभी भी कोई गीत बनवाना हो तो उनके पास आप जैसा एक खजाना है। हाँ, कि केवल बोल दो कि ये जो है गीत बनवाना है तो उसे शासन आपका काफ़ी साहित्य का, आपका भी ज्ञान का काफ़ी उपयोग कर रहा है। और ईश्वरी कृपा है कि बिना संगीत की शिक्षा लिए गा लेते हैं ठीक ठाक, तो ये और बड़ी बात है सर कि कोई बिना किसी प्रशिक्षण के वरदान है। हाँ, तो सर इसी तरह कुछ बाबूजी की हमको एक जो बहुत अच्छी, हाँ उनके पिताजी के लगभग 17 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। हाँ, उसमें से 4 उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद से पुरस्कृत हैं, और एक उनका अनुवाद का काम भी है, मराठी से हिंदी कविताओं का अनुवाद किया उन्होंने। बाबा आमटे जो समाज सेवी थे, उनकी 2 मराठी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया, जिसका लोकार्पण बाबा आमटे जी ने 1986 में इंदौर में किया। अच्छा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी उसमें थे जी। और भारत जोड़ो पदयात्रा थी, और मराठी दलित कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं का भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। अच्छा। जिसपे उनको साहित्य परिषद का पुरस्कार मिला है, और उनके अभी भी अप्रकाशित लगभग 10,000 रचनाएं हैं। अच्छा। हाँ, जो हम उसको खंड खंड में प्रकाशित कर रहे हैं, हर एक साल। काफी बड़ा साहित्य का काम। हाँ, बहुत, उन्होंने बहुत लिखा। और उनकी कविता है जो उन्होंने मुझे ही लिखी थी अपने बेटे के लिए। अच्छा। कि बड़ी छोटी छोटी बातों पर घंटों मुझसे नाराज बैठा रहता है मेरा बेटा, मुझे उसकी नाराजगी से एतराज नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो जीवन में बड़े मुद्दों पर नाराज होना सीखे, भले उसके जीवन में पग पग पर युद्ध हो, मगर उसकी आत्मा में बुद्ध हो। ये क्योंकि दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक दर्शन की फिलोसॉफी है काफी। और एक और उनकी कविता बहुत चर्चित है, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिशाही को लेकर सरकारी दफ्तरों में, ये 1970 में उन्होंने लिखी थी, और कई नेता भी उसको पढ़ते हैं कि फाइलों के पैर नहीं होते, फाइलों के पैर नहीं होते, वे चांदी के पहियों पर चलती हैं। हाँ। अफसर से अफसर तक, दफ्तर से दफ्तर तक दौड़ाना चाहते हो अपनी फाइल, तो लगवाओ चांदी के पहिए। समझदार को इशारा काफी विस्तार से क्या कहिए। आज भी वैसी काफी हद तक स्थिति, उसमें सुधार तो हुआ है। एक उनकी बहुत अच्छी बहुत कविता है, जो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, जमाना खराब है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई साथ नहीं देता। उसको उन्होंने लिखा है कि मशाल की तरह ना जल सकते हो ना सही, अगरबत्ती की तरह परिवेश को सुगंधित तो कर ही सकते हो। क्या बात है। तो निश्चित ही हर व्यक्ति अगरबत्ती की तरह अपना जो है चारों तरफ महक, अच्छी महक और अच्छी सकारात्मक तरंगों का अगर फैलाव करे तो सर काफ़ी अच्छा वातावरण हो सकता है। और जीवन में समस्याएं तो अपनी जगह है ही हैं, लेकिन आपके साथ जो ये सर ऊर्जात्मक संवाद हुआ है यूजे टीवी का, और इस सारे प्रकल्प का लक्ष्य यही है कि संवाद भी एक योग है, बातचीत और शब्द जो है उनका काफ़ी पावर होता है। तो ये सारा प्रकल्प उसी की तरह चल रहा है साथियों। तो आज हमारे जो सोनवलकर सर है, जो हमारे जावरा की शान है और अभी इंदौर में पदस्थ हैं, अभी सर आप क्या सेवाएं दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। मैं हमारा विभाग का जो राज्य स्तर का क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र है पंचायत राज का, उसका संचालक हूँ अभी इंदौर में। और वहाँ पर जितने हमारे पंचायत राज प्रतिनिधि होते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और जो विभाग के अधिकारी होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, रोजगार सहायक, बीडीओ, इन सबकी हम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। तो वो मेरा काम है, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका कंट्रोल करना, सुपरविजन का। तो बहुत अच्छी बात है सर। अब जावरा और हम सभी के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, जो हम सभी युवाओं के लिए भी और जावरा वालों के लिए भी कोई अच्छी बात आप बताइए। जावरा और युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जो पीढ़ी है हमारी, वो बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे। क्योंकि मेरे पापा की कविता है कि बड़ों के पैर छूने का रिवाज इसलिए भी अच्छा है कि उनके पैर की बीमारियां देखकर तुम जान सको कि जिंदगी उनकी भी कठिन रही है। क्या बात है। और कैसे कैसे संघर्षों में पलते रहते हैं, पले आए हैं जी जी। और बदले में वो देते हैं आपको कभी न खत्म होने वाले आशीर्वाद की उष्मा। तो एक तो अपने बुजुर्गों की धरोहर का सम्मान करें, माता पिता का, क्योंकि हम जो कुछ है उनके कारण ही है, गुरुजनों के कारण है। उनकी पीढ़ी, उनकी जो विरासत है उसको संभालें, हमारी प्राचीन जो पारिवारिक जो वैल्यूज हैं उसको समझें, मतलब बड़ों का मतलब सम्मान करें, संस्कार आगे फैलाएं अपने बच्चों में भी। और दूसरा, अपने जावरा के लिए भी हम कुछ करें, चाहे वो जरूरी नहीं कि हम राजनीतिक रूप से ही करें, हम कुछ योगदान शैक्षणिक भी कर सकते हैं, सामाजिक भी कर सकते हैं, कोई सुझाव भी दे सकते हैं जावरा की बेहतरी के लिए, तो वो भी एक आपका योगदान ही होगा।
तो आप क्या देखते हैं सर, जावरा के लिए आपकी क्या सुझाव है? आने वाले समय के लिए आप क्या सोचते हैं कि जावरा को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे एक तो रोजगार की संभावनाएं अभी बहुत कम है, उद्योग धंधे भी वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए जी। क्योंकि एक जमाने में जब हम पढ़ते थे शुगर मिल होती थी जावरा में, हम लोग जाते थे वहाँ शुगर मिल में, उससे कई लोगों को रोजगार मिला हुआ था जावरा में। लेकिन उस मिल के बंद हो जाने के बाद से स्थितियाँ बहुत खराब है। कोई ऐसा स्थायी रोजगार, एक अंबिका सॉल्वेंट प्लांट भी था, पता नहीं अब है कि नहीं, ऐसे 2-3 वो थे, लेकिन और कुछ लोग यहाँ से इफ्का भी जाते थे, रतलाम इफ्का लेबोरेटरीज में। लेकिन जावरा में कोई ऐसा रोजगार का स्थायी रोजगार होना चाहिए जो आजकल के अनुकूल हो, जो आज की डिमांड है, मार्केट बेस्ड, और जिससे लोगों की मार्केटिंग भी हो। मतलब ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट बना और उसकी मार्केटिंग नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं, उसका मार्केटिंग हो, बाहर जाए, लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास हो, तो वो उसमें जनप्रतिनिधियों को तो आगे आना ही है और साथ में जनता को भी सुझाव देना चाहिए जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो जिनको स्थायी यहीं रहना है, कम से कम वो इस बात की चिंता करें कि क्या रोजगार हम अपने बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए दे सकते हैं। तो वो अगर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से शासन उसमें मदद करेगा ही करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मदद है। यूजे टीवी के श्री उमेश शर्मा के साथ मुखातिब होने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, बड़ा अच्छा उनसे बातचीत हुई, कुछ पुरानी स्मृतियाँ भी ताज़ा हो गई, जावरा की बातें भी हुई। तो मैं इसके लिए यूजे टीवी का, उमेश शर्मा जी का और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो आज समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।